मानसी कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर मोहन का कुछ पता नहीं था। मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नानी भी पास ही खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें पता था कि किसी भी क्षण मानसी आपे से बाहर हो सकती है। वो मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि पवन जी भी लॉन में ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। नानी नहीं चाहती थी कि मानसी कुछ उल जलूल करे और पवन जी का ध्यान उस ओर जाए। शायद मानसी भी नाना जी से उलझने के मूड में नहीं थी। उसने नानी के हाथ से गाड़ी की चाबी लगभग छीन ली और फुर्ती से गाड़ी में बैठ गई और कार स्टार्ट करके चली गई। नानी देखती ही रह गई और मानसी फुर हो गई। तभी ड्राइवर दौड़ते हुए आ गया और मैम साहब कहकर चिल्लाने लगा। नानी ने तुरंत गुस्से से उसकी ओर देखा। चुप हो जा, अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा? वो क्या यहाँ खड़ी रहती तेरे इंतज़ार में? किसी दिन वो तेरा हिसाब करवा देगी तो ही दिमाग ठीक होगा तेरा। लेकिन नानी जी, मुझे तो आपने ही मैम साहब का लंच लेने भेजा था, मेरी क्या गलती? ड्राइवर मिमियाते हुए बोला। नानी, हाँ हाँ ठीक है, सब पता है मुझे। शांति से बात बनाने खड़ा हो गया होगा ना। इतनी देर लगती है क्या लंच लाने में? अब थोड़ी देर बाद मानसी के कॉलेज चले जाना। अब तो वो चली ही गई है, नानी ने मोहन को घुड़कते हुए कहा। वो बेचारा चुपचाप सिर हिलाते हुए चला गया। इधर मानसी की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसका दिमाग भी उसी स्पीड से दौड़ रहा था। समीरा की कही हुई बातें रह रहकर कानों में गूंज रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी से झूठ मूठ की शादी कर ले और संजीव अंकल का पत्ता ही साफ हो जाए? लेकिन अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो? और फिर ऐसा लड़का वो कहाँ खोजे? लड़के तो उसके कॉलेज में भी बहुत हैं, बहुत से आगे पीछे भी घूमते रहते हैं। लेकिन ये तो बात ही अलग है। क्या उनमें से कोई इस बात के लिए तैयार हो सकता है? बहुत मुश्किल है भाई। सोचते सोचते मानसी का दिमाग भन्ना गया। तभी अचानक सड़क पर एक लड़का सड़क पार करते हुए दिखाई दिया। मानसी ने तुरंत ब्रेक लगाए, फिर भी रुकते हुए भी कार की हल्की सी टक्कर उस लड़के को लग ही गई। मानसी का चेहरा तमतमा गया। वह फुर्ती से गाड़ी से उतरी और उस लड़के को कॉलर पकड़कर उठा लिया। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? मरना ही है तो किसी ट्रेन के आगे जाकर लेट जाओ। क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी इस काम के लिए? जी जी नहीं, मैं तो। लड़के की आवाज़ लड़खड़ा गई, या तो टक्कर लगने से या फिर मानसी के चिल्लाने से। वो कुछ डर सा गया। मानसी, सब जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। ज़बरदस्ती गाड़ी के सामने आ जाओ और फिर कुछ भी मांगने लग जाओ। मेरे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, समझे? अभी जानते नहीं हो तुम मुझे। इसी बीच कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। लड़के का हाथ सड़क पर गिरने के कारण छिल गया था और वहाँ खून छलक रहा था। शायद पैर में भी कुछ चोट थी। वह लड़का बिना कुछ बोले चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से सड़क पार करते हुए सामने बनी हुई एक छोटी सी चाय की दुकान के अंदर चला गया। मानसी भी गुस्से से पैर पटकते हुए गाड़ी में बैठ गई और चली गई। उसका कॉलेज भी बिल्कुल पास में ही था। दोपहर को मोहन मानसी की गाड़ी के पास ही खड़ा था। मानसी ने दूर से ही उसे देखकर ही अपनी त्योरियां चढ़ा ली। मानसी, क्यों आए हो अब यहाँ? मैं क्या गाड़ी चलाना नहीं जानती? चले जाओ यहाँ से। मैम साहब, गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगी। मोहन ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग ली और कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मानसी गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। मोहन ने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर जाने पर मानसी को वो लड़का दिखाई दे गया जो सुबह ही उसकी कार से टकराया था। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था। मानसी, सुनो मोहन, वो सामने जो लड़का खड़ा है पीली शर्ट में, उस दुकान के सामने, जानते हो क्या उसे? मानसी ने जल्दी से उंगली से इशारा करते हुए पूछा। कौन वो? वो तो यश है मैम साहब, ये चाय की दुकान ओम प्रकाश की है ना, उसी का लड़का है ये। बड़ा ही होनहार लड़का है मैम साहब। मानसी, बस बस ठीक है, ये लोग देखने में ही सीधे होते हैं, लेकिन अमीरों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सुबह ही मेरी गाड़ी के सामने आकर नाटक कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा था। इससे पहले कि वो कोई ड्रामा करे, मैंने अच्छी खबर ली उसकी।
मानसी ने बड़े घमंड के साथ मोहन को बताया। क्या मतलब उसका एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ था? सूरज ने चौंक कर पूछा। मानसी, क्या तुम्हें पता था? उसने तुमसे शिकायत की क्या? वो ज़रूर तुम्हें जानता होगा कि तुम मेरे ड्राइवर हो इसलिए। मोहन, नहीं तो मैम साहब, वो तो मैं चाय पीने गया था, तब मैंने पूछा था कि चोट कैसे लगी। तब उसने बताया कि किसी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। मानसी, इतने क्यों उछल रहे हो? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, जानबूझकर सामने आ गया होगा कि लड़की है, बेवकूफ़ बनाकर रुपये ऐंठ लूँगा। वो तो मेरे सामने उसकी कुछ नहीं चली, चुपचाप चला गया, नहीं तो और तमाशा बना देती उसका। मानसी ने अकड़ कर कहा। मोहन ने धीरे से कहा, नहीं मैम साहब, वो ऐसा लड़का नहीं है, बहुत भला लड़का है। मानसी, इसका मतलब यह है कि मैंने टक्कर मारी उसे, यही कहना चाहते हो ना तुम? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? मानसी एक बार फिर गुस्से से भर उठी। अब मोहन ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि मैम साहब कब क्या कर दे कुछ नहीं पता चलता। अभी सुबह ही नानी से भी डांट खाई थी। अब कोई बात नहीं, बस। अगले दिन जब मानसी कॉलेज जा रही थी तो फिर वो लड़का उसी दुकान पर खड़ा था। आज उसने सफ़ेद शर्ट के साथ नीली पैंट पहनी हुई थी, शायद वो कोई यूनिफॉर्म थी। आज मानसी ने उसको ध्यान से देखा। अच्छी कद काठी का गेहुए रंग का वो लड़का आज कुछ अलग सा दिख रहा था। या तो मानसी का मूड कुछ ठीक था, या फिर वो लड़का शायद आकर्षक ही था। अचानक मानसी मोहन से पूछ बैठी, क्या नाम बताया था तुमने उसका? किसका मैम साहब? मोहन ने घबराकर पूछा। मानसी को अचानक झटका सा लगा। कुछ नहीं, जल्दी गाड़ी चलाया करो, रोज़ देर हो जाती है कॉलेज पहुंचने में। मानसी ने बेवजह ही मोहन को डपट दिया। मन ही मन मानसी ने कहा, यश। कॉलेज पहुंचने पर मानसी ने सबसे पहले समीरा को ढूंढा। उसके मन में एक बात घूम रही थी कि क्या वो लड़का यश उसके काम का साबित हो सकता है। बेशक शादी झूठी ही करनी हो, लेकिन लड़का कम से कम ऐसा तो हो कि कोई यकीन कर ले कि मानसी उससे शादी करना चाहती है। अभी तो उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, वो सब भी देखना पड़ेगा। समीरा ने मानसी की सारी बातें सुनी। समीरा, यार मतलब सच में तुझे मेरी सलाह अच्छी लगी? मतलब सीरियस है तू? मानसी, और नहीं तो क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या कि तेरा कोई प्लान फेल हुआ हो? समीरा, यार मानसी, एक बार फिर से सोच ले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तेरी ज़िंदगी का सवाल है। समीरा ने अटकते हुए कहा। मानसी, तो फिर कोई और प्लान बता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कब तक संजीव से मुझे मेरे ही पैसे की खैरात मांगनी पड़ेगी? तू सोचना। मानसी ने बड़ी मायूसी से कहा। कुछ देर तक समीरा चुपचाप कुछ सोचती रही। यार, वैसे तो बिल्कुल बढ़िया प्लान है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तू मेरा नाम तो नहीं लेगी ना? सोच ले, ये आखिरी फैसला तुझे खुद ही लेना होगा। समीरा ने मानसी से सीधे तौर पर पूछा। अरे क्यों डर रही है? कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। बस अब सोचना यह है कि वो लड़का यश कैसे तैयार होगा मुझसे शादी करने के लिए। मानसी ने कुछ सोचते हुए कहा। समीरा, यार मानसी, एक बात कहूँ, मतलब सुनकर नाराज़ मत होना। मानसी ने प्रश्नवाचक नज़रों से समीरा की ओर देखा। मतलब क्या ही अच्छा होता ना कि तू अपनी असली शादी के लिए प्लानिंग कर रही होती। बेशक वो ये के साथ ही होती, समीरा ने कहा। मानसी ने अपने दांत पीसते हुए अपनी कॉपी समीरा के सर पर मारी। चल भाग यहाँ से, कसम से जान से मारने को मन कर रहा है तुझे। समीरा हंसती हुई वहाँ से खिसक ली। कॉलेज से मानसी की गाड़ी बंगले के अंदर आकर रुक गई। वह गाड़ी से उतरी तो देखा सामने ही संजीव की गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी थी। मानसी ने बुरा सा मुंह बनाया और लापरवाही से अपने बालों को झटक दिया। वो ड्राइंग रूम के सामने से खटखट करती चली हुई अपने रूम की ओर मुड़ गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे मानसी बेटा, यहाँ तो आ। पवन जी मानसी को अंदर बुला रहे थे। मानसी ने मन ही मन बड़बड़ाना शुरू कर दिया। नाना जी भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, नहीं पसंद मुझे वो संजीव,
तो फिर क्यों बुला रहे हैं मुझे उसके सामने? नाना जी के सामने तो वो और भी भला इंसान बनकर दिखाता है। नाना जी भी तो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। अब देखो कितनी मीठी मीठी बातें करेगा। जी नाना जी, मानसी ने यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए कहा। पवन जी, अरे बेटा, तुमने अपने संजीव अंकल से नमस्ते भी नहीं की। तुमसे मिलने के लिए ही ये इंतज़ार कर रहे हैं। मन मारकर मानसी ने सिर हिलाकर संजीव से नमस्ते कर ली। संजीव ने अपने दांतों को चमकताते हुए कहा, अरे मानसी, तुम्हें पता है रोहन का एमबीए पूरा हो गया है और वो जल्दी ही फ्रांस से आने वाला है। रोहन ने ख़ास तौर पर तुम्हें बताने को कहा है। तुम्हारा तो बचपन का दोस्त है ना वो। बस इसलिए सोचा कि तुमसे मिल भी लूँगा और रोहन का मैसेज भी दे दूँगा। मानसी, अरे वाह, रोहन आ रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत दिन हो गए उससे मिले बिना, मानसी ने खुश होते हुए कहा। अब संजीव ने पवन जी की ओर देखा और कहा, देखा अंकल, आपने कितनी खुश हो गई मानसी रोहन के आने की खबर सुनकर। मैंने बताया था ना कि ये दोनों बचपन से ही साथ पढ़े हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। पवन जी, सही कह रहे हो संजीव बेटा, मानसी की दोस्ती बहुत ही कम लोगों से होती है, गिनती के ही दोस्त हैं इसके। अब मैं जाऊं नाना जी? मानसी ने बोर होते हुए कहा। नाना जी, हाँ बेटी जाओ, और ज़रा अपने अंकल के लिए चाय वगैरह भिजवा देना। मानसी ड्राइंग रूम से निकली ही थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। वो रुककर पर्स से फ़ोन निकालकर देखने लगी। तभी उसके कानों में संजीव की आवाज़ पड़ी। देखा अंकल, आपने मानसी को? मैंने कहा था ना कि मानसी और रोहन एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। आखिर मानसी मेरे दोस्त की निशानी है, इसे हम सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। बस अब आप फैसला कर ही लेना। जैसे ही रोहन आएगा सबके सामने इन दोनों के रिश्ते की बात कर देंगे। मानसी तो सुनकर दंग रह गई। इतनी आगे तक की प्लानिंग कर रखी है इस संजीव ने तो क्या सारी ज़िंदगी मुझे इस संजीव के ही रहमो करम पर रहना पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। इस संजीव को ना को चने चबाने पड़ेंगे। बस एक बार मेरी प्लानिंग ठीक ठाक हो जाए। माना कि रोहन मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ, और वो भी तब जबकि वो संजीव का बेटा है। इम्पॉसिबल। अब तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मानसी मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने रूम में घुस गई। अगले दिन मानसी कॉलेज के लिए निकली तो उसने मोहन से बात करने की ठान ली। आखिर वो ही तो एकमात्र जरिया था जो यह बात करने में उसकी मदद कर सकता था। मानसी, अरे मोहन। जी मैम साहब। मानसी, वो उस दिन जिस लड़के की टक्कर हो गई थी मेरी गाड़ी से, क्या नाम बताया था तुमने उसका? मानसी ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। सूरज। जी जी, वो यश। मन ही मन मोहन डर गया, पता नहीं क्यों। अपनी मैम साहब की आदत बहुत अच्छे से जानता था वो। पता नहीं कब किसी इंसान से किसी भी बात पर खफा हो जाए और अपने क्रोध का शिकार बना ले। हाँ हाँ, जो भी है, ऐसा करो ज़रा उसे बुला कर लाना। मैं कार ले जाती हूँ, तुम उसे लेकर कॉलेज की पार्किंग में ही पहुँचना और ज़रा जल्दी आना। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगी, समझे? मानसी ने कड़क सी आवाज़ में कहा। मोहन बिल्कुल रुआंसा हो गया। मैम साहब, उसे माफ़ कर दो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। गरीब माँ बाप की औलाद है, उस पर रहम करो। मैं खुद ही उसे समझा दूँगा। आज के बाद वो कभी आपको दिखाई भी नहीं देगा। अरे लेकिन तुम इतने क्यों घबरा रहे हो, और उसकी तरफ से तुम क्यों माफ़ी मांगोगे? मानसी ने झल्ला कर कहा। मैम साहब, वो लड़का आप जैसे बड़े लोगों के सामने क्या कह पाएगा? भगवान के लिए भूल जाइए उस दिन की बात। मोहन ने एक बार फिर से मानसी की खुशामद करते हुए कहा। ओहो, अब मानसी को समझ में आया कि मोहन को लग रहा है कि वो उस लड़के को उस दिन का बदला लेने के लिए बुला रही है। मन ही मन मानसी को हंसी आ रही थी, लेकिन अब उसे एक बहाना मिल गया था यश से बात करने के लिए। चलो ठीक है, माफ़ कर देती हूँ तुम्हारे कहने से, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसे खुद समझा दूँगी। तुम्हारे कहने से इतना असर कहाँ होगा उस पर, और अगर उसको इलाज की ज़रूरत होगी
तो उसकी कुछ मदद भी कर दूंगी, मानसी ने पासा फेंकते हुए कहा। एक जोर के झटके से गाड़ी रुक गई। मोहन की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। मानसी की जबान से फूल कैसे झड़ रहे हैं आज। आउच! ये इतनी ज़ोर के ब्रेक क्यों लगाए हैं मोहन? सामने तो कोई भी नहीं है। मोहन, कुछ पूछ रही हूँ मैं, क्या हुआ? मोहन उसी तरह मूर्ति बना बैठा रहा। मानसी ने गाड़ी से झांक कर देखा। यश की दुकान कुछ दूरी पर ही थी। अच्छा, इसलिए ब्रेक लगाए हैं इस मोहन के बच्चे ने, मानसी ने अपनी तरफ से ही अंदाज़ा लगाते हुए मन ही मन कहा। वह गाड़ी से नीचे उतरकर ड्राइवर की खिड़की के पास खड़ी हो गई। अब मोहन ने गड़बड़ाहट में मानसी को देखा, जो उसे उतरने का इशारा कर रही थी। मोहन जल्दी से नीचे उतरा। मानसी ने हाथ के इशारे से उसे चाय की दुकान दिखाई। इस बार मोहन ने इशारा समझ लिया। फिर भी उसने झिझकते हुए मानसी से पूछा, मैम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तुम ही कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हो। कहते हुए मानसी ने मोहन को गाड़ी से नीचे खींच लिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अब जाओ जल्दी और उस लड़के को लेकर आओ। मैं वहीं पार्किंग में मिलूँगी, और हाँ, उससे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे? कहकर मानसी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोहन अजीब सी हालत में वहीं खड़ा रह गया। मानसी कॉलेज की पार्किंग में अपनी गाड़ी से पीठ टिकाकर खड़ी हुई। उसकी उंगलियां गाड़ी पर ठक ठक कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग चक्कर गिन्नी बना घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़के से वो कैसे बात शुरू करेगी। बात भी सीधे शादी की, शादी भी कॉन्ट्रैक्ट पर, अलग सी शर्तों के साथ। क्या वो उसकी बात मान जाएगा? यदि नहीं माना तो फिर क्या करेगी? क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? आदि आदि अनेक प्रकार की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। मानसी ने बड़ी बेचैनी से अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा। अभी तक मोहन आया क्यों नहीं? क्या उस लड़के ने आने से मना कर दिया? मानसी ये सोचकर ही तिलमिला गई। तभी दूर से मोहन आता हुआ दिखाई दिया। मानसी ने बड़ी उम्मीद से उसके चारों तरफ नज़र डाली, लेकिन वह अकेला ही चला आ रहा था। यश दूर दूर तक उसके साथ नहीं था। पर आखिर क्यों? उस लड़के की इतनी मजाल, वो समझता क्या है अपने आप को? हो ना हो इस मोहन ने भी ज़रूर कुछ उल्टा सीधा भर दिया होगा उसके दिमाग में। नाली का कीड़ा आखिर नाली में ही पड़ा रहना चाहता है। मानसी गुस्से से आग बबूला हुई जा रही थी, और शायद मोहन ने भी ये दूर से ही महसूस कर लिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मोहन दूर से ही मानसी को देखकर मन ही मन कांप रहा था। पता नहीं क्या गाज गिरने वाली है उस पर। मानसी, कहाँ है वो लड़का? नहीं आया ना वो तुम्हारे साथ? मोहन जी, वो अभी दुकान पर नहीं आया था। मोहन की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। मानसी के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? दुकान पर नहीं था तो जहाँ भी था वहाँ से बुला कर लाते। इतनी देर में तो तुम शहर के दूसरे कोने से भी बुला कर ला सकते थे। मैम साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मोहन के गले में अटके शब्द निकल ही नहीं रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बात सुनने के लिए ही तो खड़ी हुई हूँ मैं यहाँ 1 घंटे से। अब कुछ कहोगे या कोई मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत है? मानसी बरस पड़ी। मैम साहब, ओम प्रकाश दुकान पर नहीं था, इसलिए मैंने उसका इंतज़ार किया। उसने आकर बताया कि यश यहाँ नहीं है। वो अभी अपने बेटे को ट्रेन में बैठा कर आया था। यश हफ्ते भर के लिए दिल्ली गया है किसी नौकरी के सिलसिले में। जैसे ही वो वहाँ से वापस लौट आएगा, मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। इस बार जैसे तैसे मोहन ने एक सांस में सारी बात कह डाली। मानसी का दिमाग पहले ही भन्ना रहा था। मोहन की बात सुनकर रही सही कसर भी पूरी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक अभी ही क्यों जाना था यश को दिल्ली। घर पर नाना जी संजीव की बातों में आकर पता नहीं क्या कर डालें, और मैं यहाँ उस कमबख्त यश का इंतज़ार ही करती रह जाऊँ। हे भगवान, क्या करूँ? कोई और लड़का दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा। काश कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुरंत सबके सामने खड़ा कर देती।
समीरा ठीक ही कहती थी कि अपने आसपास के लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए। पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अब क्या हो सकता है। अब यहाँ क्या करना है, चलो वापस घर चलो। मानसी झल्लाकर गाड़ी में बैठ गई। उसका मूड खराब हो चुका था। मोहन ने चुपचाप गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। मोहन भी अब असमंजस की स्थिति में था कि वो लड़का यश इतना ज़रूरी क्यों हो रहा है मैम साहब के लिए। मानसी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। पता नहीं वो परेशान ज़्यादा थी या गुस्से में ज़्यादा थी। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी। अरे मानसी, आज फिर किसी की नई गाड़ी आ गई क्या? नानी ने मानसी के कमरे में घुसते हुए पूछा। उनके चेहरे पर वात्सल्य भरी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। क्या नानी, आप भी? क्या मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती? आप भी मुझे नहीं समझती ना? मानसी ने मुंह बिसूरते हुए कहा। आखिर वो और क्या कारण बताती, उसका मूड क्यों खराब है? ये सब तो नहीं बता सकती थी। क्या हुआ बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी मैं कहूँ कि मेरी बेटी चुपचाप आकर कैसे अपने कमरे में चली गई। नानी ने प्यार भरी डांट लगाई। कुछ नहीं नानी, बस ऐसे ही मन कुछ अजीब सा हो रहा था। मैंने देखा तो आप पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता था मेरी प्यारी नानी पूजा के बाद सीधे मेरे कमरे में ही आएंगी। मानसी ने नानी को खींचकर अपने बेड पर बैठा लिया और उसे नानी की गोद में रख लिया। मानसी की बात सुनकर नानी गदगद हो गई। अचानक ही उनकी आंखें नम हो गई। पता है मेरी बच्ची, इसलिए तेरे नाना और मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा घर-वर देख रहे हैं। कोई ऐसा जो मेरी बेटी को समझ सके, कोई ऐसा जो तेरे गुस्से के पीछे छिपी तेरी मासूमियत देख सके। मानसी चौकन्नी हो गई कि पता नहीं नानी क्या कहेंगी। नहीं नानी, आपसे अच्छी तरह तो मुझे कोई भी नहीं समझ सकता, मानसी ने लाड जताते हुए कहा। और रोहन, उसके बारे में क्या विचार है तेरा? नानी ने एक साथ विस्फोट कर दिया। 2 मिनट के लिए तो मानसी सन्नाटे में आ गई। आखिर इस स्थिति से बचने के लिए ही तो वो प्लानिंग कर रही थी। कौन रोहन? मानसी को अपनी आवाज़ खुद ही खोखली सी सुनाई दे रही थी, जैसे तू रोहन को नहीं जानती। तेरे नाना तो कह रहे थे कि वो तुझे बहुत पसंद है। अरे वही अपने संजीव का बेटा। नानी ने बड़े अजीब तरीके से मानसी की ओर देखा। ओ अच्छा, वो रोहन। मानसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसका मतलब यह है कि संजीव ने नाना जी को शीशे में उतार लिया। तब ये बात नानी तक पहुँची है। क्या और क्या कह रहे थे नाना जी? मानसी ने घबरा कर पूछा। उसकी स्थिति से अनजान नानी बोली, यही कि तेरी और रोहन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। खुद संजीव ने ही आगे बढ़कर तेरा हाथ मांगा है अपने बेटे के लिए, और बेटा भी होनहार है, उसका कोई कमी नहीं है। मानसी को कुछ नहीं सूझा और वो गुमसुम सी बैठी रह गई। अब नानी को मानसी का व्यवहार अजीब सा लगा। नानी, क्या हुआ बेटी, क्या तू खुश नहीं है इस रिश्ते से? मानसी ने ना में गर्दन हिला दी थी। नानी, मगर क्यों, क्या कमी है उसमें? तेरे बचपन का दोस्त है वो तो। मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नानी, अरे कुछ तो बता, ज़रूर मुझे तंग करने के लिए तू ऐसा कह रही है ना? नानी ने परेशान होकर पूछा। मानसी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। आखिर कहे भी तो क्या कहे? अब बता भी दे क्या बात है। इस बार नानी ने मानसी को पकड़कर झिंझोड़ दिया। अब मानसी खुद को तैयार कर चुकी थी। आखिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर अपनी ज़िंदगी किसी और के हवाले नहीं करनी तो कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। नानी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मानसी ने एक झटके से कहा और अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया। उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। आखिर उसने पहली बार कोई झूठ बोला था। अब नानी का सामना कैसे करना चाहिए, ये भी उसकी समस्या थी। आज से पहले तो उसका गुस्सा ही कहर बरपाया करता था, और आज ये झूठ पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। इस बार बम धमाकों की आवाज़ नानी के कानों में गूंज रही थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह अल्लड़ सी लड़की क्या कह रही है। उधर मानसी को जब सन्नाटा भारी लगने लगा तो उसने अपनी उंगलियों के बीच एक हल्की सी झीरी बनाकर नानी की ओर देखा। नानी बिल्कुल चुपचाप बैठकर मानसी को अपलक देख रही थी। उनके चेहरे पर सारे जहां का आश्चर्य सिमट आया था। नानी की ऐसी स्थिति देखकर एक बार तो मानसी का मन हुआ कि कह दे ये सब झूठ कहा था उसने,
लेकिन अगले ही पल उसके सामने संजीव का चेहरा घूम गया। और नहीं मानसी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। संभाल खुद को, अभी तो और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। ऐसे डरकर काम नहीं चलने वाला। मानसी ने अपने मन को मजबूत करते हुए सोचा और धीरे से अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। नानी नानी, क्या हुआ नानी? अपने मन की बात में और किसे बताऊं नानी? मानसी ने बड़ा भोला भाला सा मुंह बनाकर कहा। धीरे धीरे नानी के होशो हवास लौट रहे थे, लेकिन अभी भी वो सामान्य नहीं हो पा रही थी। कौन है वो लड़का? नानी ने जैसे हथियार डाल दिए, लेकिन मानसी पर एक वार तो कर ही दिया। अब कौन सा लड़का बताऊं नानी को? अभी तो खुद मुझे पता नहीं। आखिर अभी किसी का नाम बताऊं तो आगे के लिए मैं फंस जाऊंगी, क्योंकि अभी तो कोई प्लानिंग ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। वो सब बता दूंगी मैं आपको, लेकिन अभी आप नाना जी से मना कर देना कि वो रोहन के लिए कोई बात ना करें। प्लीज़ नानी, मुझे कुछ समय तो दो प्लीज़। मानसी ने नानी की खुशामद करते हुए कहा। नानी ने एक गहरी सांस ली और मानसी की ओर देखा। मानसी, तू मेरी बेटी की आखिरी निशानी है और मैं तुझसे नाराज़ भी नहीं हो सकती। तेरी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है। तेरे नाना जी को तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बस अब कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे ज़रूर बताना। अभी तू इतनी बड़ी और समझदार भी नहीं है। लड़का बेशक तूने पसंद कर लिया है, लेकिन बिना देखे परखे तेरे नाना जी और मैं तुझे शादी की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है कि तू हमारा मान रखेगी। नानी की आवाज़ में मायूसी सी घुली हुई थी। वो चुपचाप उठकर चली गई। मानसी को लग रहा था कि जैसे उसके दिल पर किसी ने कई टन वज़न रख दिया हो। उसका मन कर रहा था कि क्या अच्छा होता कि रोहन संजीव का बेटा ना होता, तो वो उसे अपनी प्लानिंग में शामिल कर सकती थी। अब देखना पड़ेगा कि अपनी प्लानिंग के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। मानसी महसूस कर रही थी कि आजकल नानी जी कुछ चुपचाप सी रहती हैं और नाना जी भी जब देखो अपने चश्मे से उसे घूरते रहते हैं। ज़रूर नानी ने नाना जी को मेरी बात बता दी होगी। उसे समीरा की बात याद आ गई कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तू बस अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात पर फोकस कर। मानसी भी नाना नानी से कुछ दूरी बनाए हुए थी। उसने कुछ प्रोजेक्ट वर्क का बहाना कर ज़्यादातर अपने रूम में ही रहना शुरू कर दिया था। उसे डर था कि कहीं नानी फिर से उस लड़के के बारे में ना पूछ बैठें, जिसका अभी दूर दूर तक कोई पता नहीं था। इसलिए वो खुद को बिजी दिखाती थी। आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने नानी से कह दिया कि वो अपने रूम में ही प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर रही है। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि मोहन की कॉल थी। सुबह तो आया ही था ये, तो कॉल की क्या ज़रूरत पड़ गई। मानसी ने फ़ोन उठाया। हाँ मोहन, क्या बात है? उधर से पता नहीं मोहन ने क्या कहा कि मानसी उछल पड़ी। अच्छा अच्छा, तुम गाड़ी निकालो, मैं तुरंत आ रही हूँ। मानसी ने जल्दी से मोबाइल पर्स में डाला, लंबे खुले हुए बालों को जूड़े की तरह लपेट लिया और तुरंत बाहर की ओर भागी। नानी नानी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, समीरा का फ़ोन आया था, मैम ने तुरंत बुलाया है। मानसी ने जल्दी से पैरों में सैंडल पहनते हुए नानी को आवाज़ लगाई। अरे सुबह तक तो कुछ काम नहीं था कॉलेज में, अचानक क्या हुआ? अभी तो तूने खाना भी नहीं खाया। नानी ने कहा। कोई बात नहीं नानी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, कहते हुए मानसी बाहर निकल गई। मोहन गाड़ी में बैठकर मानसी का ही इंतज़ार कर रहा था। मानसी के बैठते ही उसने बताया कि ओम प्रकाश को वो अपना फ़ोन नंबर देकर आया था और उसे लालच भी दिया था कि यह की नौकरी की बात अपनी मैम साहब से करेगा। आज जैसे ही उसका बेटा आया, उसने तुरंत मोहन को फ़ोन कर दिया। मानसी को पहली बार लगा कि कम पढ़े लिखे लोगों का दिमाग भी कई बार खूब दौड़ता है। मोहन ने ओम प्रकाश की दुकान से कुछ पहले ही गाड़ी रोक दी और उतरकर यश को बुलाने चला गया। मानसी ने गाड़ी ले जाकर कॉलेज की पार्किंग में ही लगा दी। वह खड़े होकर इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में मोहन यश को लेकर आ गया और उसने मानसी की ओर इशारा कर दिया। मानसी ने ध्यान से यश की ओर देखा। सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि अपने नाना नानी के नज़रिए से देखने की कोशिश भी की। हाँ, शक्ल सूरत तो अच्छी है, कद काठी भी ठीक है, चेहरे पर शराफत भी दिखाई दे रही है, स्वभाव भी शांत सा दिखाई दे रहा है।
पढ़ा लिखा भी है ही। क्या पढ़ा है ये तो नहीं पता, लेकिन चलो कुल मिलाकर ठीक ठाक सा लग रहा है। मानसी इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि यश ने आकर उसे नमस्ते की। मानसी ने जल्दी से इधर उधर देखा। इस हाय हेलो के ज़माने में कोई लड़का नमस्ते करेगा, ये बात मानसी के लिए बहुत अजीब सी थी। मानसी ने अपनी मुख मुद्रा को गंभीर बनाकर पूछा, तुम्हारा नाम? यश। जी यश। मानसी, कितना पढ़े लिखे हो? यश जी, अभी पत्राचार से एमबीए पूरा किया है। इसके अलावा क्या करते हो? यश, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और बचे हुए समय में पापा की दुकान पर उनकी मदद करता हूँ। मानसी, घर कहाँ है तुम्हारा? यश जी, दुकान के पीछे ही दो छोटे छोटे से कमरे बना रखे हैं। मेरा परिवार वहीं रहता है, एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यश से और क्या पूछे। जो भी कुछ उसने पूछा यश ने बेझिझक सब बता दिया। कॉन्फिडेंस तो पूरा है बंदे में, बस बात कैसे शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। यश जी, मोहन भैया ने आपसे बात की होगी मेरे बारे में। अभी जो भी काम आपको मेरे लायक लगे वो बता दीजिएगा। बाकी मेरी मेहनत और लगन देखकर आप खुद ही मेरे बारे में सही निर्णय ले लेंगी। यश की आवाज़ में एक विनम्रता थी जो उसके सीधे सच्चे होने की गवाही दे रही थी। मानसी कुछ क्षण यश को अपलक देखती रही। मुझसे शादी करोगे? मानसी ने यश की आंखों में आंखें डालकर पूछा। इस बार पहली बार यश की नज़रें मानसी के चेहरे पर टिक गई थी। उसका खुद का चेहरा बता रहा था कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो सुना है। क्या वही कहा है? मानसी ने जी, उसने बड़ी ही मुश्किल से पूछा। मानसी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी उसने रूखे स्वर में यश से कहा, कम सुनाई देता है क्या? यश, शादी का मतलब नहीं जानते हो? जी, मेरा मतलब शादी? मैं तो नौकरी के लिए। शब्द यश के मुंह से ही अटक कर रह गए। यही नौकरी करनी है, क्या कर पाओगे? मानसी ने अकड़ कर कहा। जी, लेकिन आप क्यों करना चाहती हैं ऐसा? मैं तो आपको जानता भी नहीं ठीक से। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? या उस दिन की बात का बदला लेने का विचार है आपका, या कुछ और? अब यश की झिझक कुछ हद तक दूर हो गई थी, इसलिए वो मानसी के सामने अपनी बात रख रहा था। मानसी, तुम आम खाने पर ध्यान दो। पेड़ गिनकर क्या करोगे? बस 2 साल, केवल 2 साल तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरा पति बनकर। इसके बदले तुम्हें काफ़ी रुपये मिलेंगे, किसी भी नौकरी से बहुत ज़्यादा। फिर 2 साल बाद? यश ने पूछा। मानसी व्यंग्य से मुस्कुराई, जैसे उसे यश की बुद्धि पर तरस आ रहा हो। उसके बाद तुम अपने घर और मैं तो अपने घर में ही रहूँगी। आप एक लड़की होकर ये सब सोच रही हैं। क्या आप शादी का मतलब नहीं जानती? ये कोई खेल नहीं है, ज़िंदगी भर का संबंध है। यश ने तिरस्कार भरी नज़र मानसी पर डाली। यश की बात सुनकर मानसी आपे से बाहर हो गई। ए मिस्टर, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुमसे जो पूछा गया है केवल उस बात का जवाब दो, हाँ या ना। इस बार यश भी भड़क गया। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके इस खेल का हिस्सा बनने का, और किसी को शिकार बनाओ आप। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारा ज़मीन नहीं मरा अभी। यश इतना कहकर मुड़ गया। मानसी ने चारों ओर देखा। कॉलेज के पार्किंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वरना अभी तक तो वो यश को सबक सिखा चुकी होती। आखिर उसने अपनी ज़िंदगी में ना कभी सुना ही नहीं था। अपने गुस्से को किसी तरह दबाते हुए उसने एक बार फिर से कहा, सोच लो फिर से, मुंह मांगा पैसा मिलेगा। यश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं बिकाऊ नहीं हूँ मैडम, और फुर्ती से वहाँ से निकल गया। मानसी ने दांत पीसते हुए कुछ भद्दे से शब्द उछाल दिए उसकी पीठ पीछे। उसे जाता हुआ देखकर मोहन जल्दी से मानसी के पास पहुँच गया। मोहन ने महसूस कर लिया था कि स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो गई है। आखिर मानसी को वो सालों से जानता था। उसका मूड भांपते हुए मोहन को देर नहीं लगी। मानसी गाड़ी में बैठ गई और मोहन भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते मानसी ने मोहन से कोई बात नहीं की। मानसी के दिमाग में यश की बातें घूम रही थी। आज से पहले किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी, और वो भी यश जैसे मामूली से लड़के ने।
उसका जो अपमान किया वो उसे भूल नहीं पा रही थी। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचकर एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। इस यश ने तो उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब क्या किया जाए, शायद किसी और लड़के की तलाश। उसने समीरा से बात करने के लिए मोबाइल निकाला। आखिर सलाहकार तो वही थी। तभी अचानक मानसी के मोबाइल पर कॉल आने लगी। अरे ये किसका नंबर है, सोचते हुए मानसी ने फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो मानसी, कौन? मानसी के माथे पर बल पड़ गए। अरे और कौन, माइकलाल तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत जुटा सकता है। ओ रोहन, तुम इंडिया आ गए क्या? जी मल्लिकाए आलिया, खुशी हुई कि आपने गुलाम को पहचान लिया। मानसी, अब बंद भी करो ये ड्रामा, ये बताओ कि कहाँ हो? रोहन, बंदा अपनी गाड़ी में है और गाड़ी आपके घर पर पहुंचने वाली है, और यदि आपकी इनायत होगी तो आपके साथ बैठकर एक कप कॉफ़ी शौक फरमाएंगे। मानसी बहुत दिनों बाद शायद खुलकर हंसी थी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले इतने सालों में। पता है, अपने इस जोकर दोस्त को मैंने बहुत मिस किया है। रोहन, ओह रियली? चलो देखते हैं कि मेरा कितना अच्छा स्वागत करोगी। अब फ़ोन रखो, मैं तुम्हारे गेट पर आ ही गया हूँ, रोहन ने कहा। मानसी ने जल्दी से नानी को आवाज़ लगाई और फिर शांति को। क्या हुआ मानसी, नानी ने पूछा। नानी, रोहन आ रहा है, मानसी ने खुशी से बताया। जी मैम साहब, शांति ने आकर पूछा। अरे शांति, जल्दी से बढ़िया सी कॉफ़ी बनाओ, रोहन आ रहा है। अरे लेकिन रोहन, नानी ने कुछ कहना ही चाहा था। तुमने पुकारा और हम चले आए। डियर नानी, आप नानी है ना मानसी की? रोहन ने गुनगुनाते हुए ड्राइंग रूम में कदम रखा। नानी ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा जो पूरी श्रद्धा से उनके पैरों पर झुक चुका था। रोहन नानी के पैरों में झुका हुआ था और नानी उस खूबसूरत से लड़के को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। नानी, खुश रहो बेटा। रोहन, ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारी नानी। ज़रा अपना हाथ तो मेरे सिर पर रखो, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। नानी ने हंसते हुए रोहन के सिर पर प्यार भरा हाथ रख दिया और उसके लिए नाश्ते की तैयारी करवाने के लिए रसोई की तरफ चल पड़ी। और सुनाओ रोहन, क्या चल रहा है? मानसी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। रोहन भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वैसे मन तो नहीं है तुमसे बात करने का, बस पुरानी दोस्ती का ख्याल है, इसलिए आ गया हूँ, रोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसका मुंह देखकर मानसी को हंसी आ गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतने नाराज़ हो? रोहन, यही तो शिकायत है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। ना तो मुझे कॉल की, ना मेरे कॉल का रिप्लाई किया, और तो और मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव भी नहीं किया। मानसी, ओहो, तो ये बात है, ठीक है सॉरी। एक बार फिर से फ्रांस चले जाओ, इस बार तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। मानसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। रोहन, मानसी की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे, कहकर रोहन ने अपने पीछे रखा हुआ कुशन मानसी की ओर उछाल दिया। ओ माय गॉड, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्योंकि वो कुशन दरवाजे से आती हुई नानी जी को लग ही गया था, मगर उन्होंने उसे पकड़ लिया। सॉरी नानी जी, वो गलती से, विकास ने हकलाते हुए कहा। मानसी भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाए हुए थी। नाना जी, ये रोहन है, संजीव अंकल का बेटा, अपनी हंसी रोकते हुए मानसी ने कहा। रोहन अपने कान पकड़कर बिल्कुल सीरियस होकर खड़ा हो गया था। उसे देखकर नाना जी की भी हंसी छूट गई। तुरंत रोहन ने झुककर उनके पैर छू लिए। इतने में नानी के साथ शांति एक ट्रे लेकर आ गई। बहुत दिनों बाद आज सबने साथ बैठकर गपशप की। रोहन की बातें ही इतनी मज़ेदार थी। रोहन के जाने के बाद मानसी ने समीरा को फ़ोन किया और यश की सारी बातें बताई। दोस्तों, क्या यश को मानसी की मदद करनी चाहिए, जिसके लिए वो यश को मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार है? क्या यश को मानसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले खेल में शामिल होने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। टू बी कंटिन्यूड।